नमस्कार दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स में जो नई सेक्शन इंसर्ट हुई है, सेक्शन 194R, जो कि टीडीएस से रिलेटेड है और ये 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। उसको हम डिटेल में समझेंगे, किस पर लागू हो रही है, कब से लागू हो रही है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करना है, कैसे वैल्यू निकालना है। ये वीडियो आप अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत डाउट है, जिनको कि हमने सभी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये किस पे लागू होता है। तो ये जो है वो सभी बिजनेस और प्रोफेशन इसमें कवर होते हैं। ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट्स आर परक्यूसिड टू अ रेसिडेंट। अ पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, मतलब जो बेनिफिट और परक्यूसिट प्रोवाइड करता है। तो इसके केस में जो प्रोवाइड करने वाला है, जो बेनिफिट्स देने वाला है, वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है, लेकिन बेनिफिट्स और परक्यूसिट्स लेने वाला जो है वो रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर बेनिफिट्स लेने वाला रेसिडेंट नहीं है तो फिर उसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगी। टू डिडक्ट टैक्स इट सोर्स 10% ऑफ द वैल्यू। तो ऐसी स्थिति में बेनिफिट्स देने वाले को 10% की रेट से, वैल्यू के 10% की रेट से उसको टीडीएस करना होता है। अब ये जो टीडीएस करना है उसको, वो बेनिफिट और परक्यूसिट देने से पहले ही टीडीएस उसको करना है। ऐसा नहीं कि पहले दे दिया बेनिफिट्स और फिर बाद में हम टीडीएस कर रहे हैं। जैसे ही वो बेनिफिट्स देना है उसके पहले उसको वो टीडीएस करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये जो बेनिफिट और परक्यूसाइट्स ले रहे हैं उनको, ये बेनिफिट्स उनको अपने बिजनेस या प्रोफेशन के दौरान ही मिलने चाहिए। अब वो स्थिति देख लेते हैं जब ये सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होती है। ये दो स्थिति में लागू नहीं होती है। पहली है कि यदि जो बेनिफिट और परक्यूसाइट दे रहे हैं वो पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपए तक है, 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो फिर ये सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस करने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि 20,000 रुपए से ज्यादा बेनिफिट्स हैं तो फिर हमको टीडीएस करना होगा। अब बात आती है कि जैसे अभी 1 जुलाई से ये सेक्शन लागू हो रही है, तो फिर अप्रैल मई जून पे जो बेनिफिट्स दिए गए, तो क्या उसकी वैल्यू कहीं काउंट होगी कि नहीं होगी? तो एग्जाम्शन है, मतलब ये देखने के लिए 20,000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो चेक करने के लिए 1 अप्रैल से जो 30 जून तक का जितना भी बेनिफिट्स दिया है वो भी उसमें कवर होगा। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए आपको 1 अप्रैल 2022 से ही देखना है। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 23 पूरे साल का आपको बेनिफिट्स देखना है कि उसकी वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा हुई है कि नहीं। यदि हुई है तो हम टीडीएस करेंगे, ना नहीं हुई है तो हम टीडीएस नहीं करेंगे। ये तो पहली स्थिति हो गई। अब एक स्थिति और है जिसमें कि आपको टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। यदि जो बेनिफिट्स दे रहा है और वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसका टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट या ग्रॉस टर्नओवर जो है, यदि बिजनेस से है तो बिजनेस से यदि उसका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो ग्रॉस टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और यदि प्रोफेशन है तो 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है। यानी कि यदि बिजनेस है तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं, और प्रोफेशन है तो 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है, तो फिर उसके ऊपर भी ये टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं आएगी, उसको कोई टीडीएस नहीं करना है। और ये जो 1 करोड़ और 50 लाख रुपए देखेंगे या कब देख कर देखेंगे, जिस साल में हम बेनिफिट्स दे रहे हैं उसके जस्ट पिछले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका देखना है। मतलब उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका 1 करोड़ 50 लाख से कम ग्रास रिसिप्ट या टर्नओवर है, तो फिर उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, नहीं तो उसको भी टीडीएस करना है यदि उसका टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा है। तो ये दो स्थिति है जिसमें कि टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए, अब हम इसको डिटेल में आगे समझते हैं। It is necessary that the person providing benefit or perquisite needs to check if the amount is taxable under class 4 of section 28 of the act before deducting tax under section 194 of the act। ये जो benefits और perquisites हैं, क्या ये देने से पहले
टीडीएस करना है व्यक्ति को, तो टीडीएस करते वक्त क्या उसको ये चेक करना होगा कि जो बेनिफिट्स हम जिसको दे रहे हैं ये बेनिफिट्स उसके हाथों में सेक्शन 28(4) कौन सी है, बिजनेस इनकम से रिलेटेड, तो क्या वो उसके हाथों में टैक्सेबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो जी नहीं, अगर बेनिफिट्स देने वाले को टीडीएस करना है, सामने वाले के हाथों में वो टैक्सेबल है या नहीं है, ये उसको चेक नहीं करना है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको तो क्या करना है, टीडीएस करना ही है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफ परक्यूसिट मस्ट बी इन काइंड फॉर सेक्शन 194? क्या जरूरी है कि जो बेनिफिट और परक्यूसिट दिए जा रहे हैं वो काइंड के रूप में ही दिए जाए? तो नहीं, ये काइंड के रूप में भी हो सकते हैं और कैश भी हो सकता है, या फिर कुछ कैश हो सकता है, कुछ काइंड के रूप में हो सकता है। तो सभी स्थिति में उसको बेनिफिट और परक्यूसिट माना जाएगा और सब पे टीडीएस होगा। और ये पर्सन रेस्पॉन्सिबल, ये जो टीडीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोवाइडर के हाथ में जो बेनिफिट्स देता, तो ये जब यदि मान लीजिए कि काइंड में के रूप में कैश और काइंड दोनों है, या फिर केवल काइंड है, तो ऐसी स्थिति में कैश तो नहीं है, तो आप टीडीएस कैसे करेंगे? तो आपकी जो डिडक्टर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो बेनिफिट्स देने से पहले सामने वाले से कंफर्म कर ले कि उसने उस बेनिफिट और परक्यूसिट पे प्रॉपर अमाउंट जमा, टीडीएस की जो अमाउंट बनती थी वो अमाउंट जमा करवा दी। मतलब कि ये बेनिफिट देने वाले की लाइबिलिटी है कि आपको ये चेक करना है बेनिफिट देने से पहले कि क्या उससे उस पर जितना टीडीएस बन रहा था उस वैल्यू पर क्या उतना टीडीएस जमा हो गया है। यदि वो टीडीएस जमा नहीं हुआ तो पहले उसको टीडीएस जमा करवाना होगा। इसको आगे डिटेल में हम और समझेंगे। ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिट्स देने वालों के ऊपर डाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देख लेते हैं। Is there any requirement to deduct tax under section 194 of the act when the benefits are perquisite is in the form of capital asset? यदि जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं वो कैपिटल असेट्स के रूप में है तब भी क्या हमको टीडीएस करना है? तो जी हाँ, जैसा कि अभी हमने बात की थी, रिसिपेंट के हाथ में वो किस रूप में, वो कैपिटल असेट्स के रूप में है या रेवेन्यू असेट्स के किसी भी रूप में है, चाहे वो काइंड के रूप में है, वो टैक्सेबल है नहीं है, हमको ये नहीं देखना है। वो कैपिटल असेट्स के रूप में है तो भी हमको क्या करना है, टीडीएस करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट्स आर बेनिफिट आर परक्यूसिट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जैसे अब हम कोई माल परचेज करते हैं, बेचते हैं, तो उसमें सेल्स डिस्काउंट भी दिया जाता है, कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है, रिबेट भी दी जाती है, जो कि वो रिटेल प्राइस जो बिल में होती है, लिस्टेड रिटेल प्राइस, उसी प्राइस को कम करके दिया जाता है। इससे सेल वैल्यू कम हो जाती है और सामने वाले के लिए परचेज वैल्यू कम हो जाती है। तो क्या ये डिस्काउंट भी बेनिफिट्स माने जाएंगे? अगर आप लॉजिकली देखें तो ये भी सब बेनिफिट्स ही है, तो क्या इस पे भी हमको टीडीएस करना है? लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, सेलर के लिए डिफिकल्ट होगा कि वो हर डिस्काउंट पे टीडीएस करे। तो इसके लिए ये सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट जो है, जो कि बिल में हम रिटेल प्राइस को ही कम करके देते हैं, तो उस स्थिति में हमको टीडीएस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उसके बाद आगे आता है कि यदि कई बार क्या होता है कि ये तो ठीक है हमको डिस्काउंट पे नहीं करना है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक स्कीम होती है कि जिसमें 1+1 स्कीम होती है, या 10 आइटम्स खरीदो उसके ऊपर 2 आइटम्स फ्री आते हैं। ये जो आता है ना कि एक्स्ट्रा सामान उस पर दिया जाता है, तो वो सिचुएशन में भी आपको टीडीएस नहीं करना है, वो भी एग्जम्प्ट है। ये रिलैक्सेशन दिया गया है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है सेलर के लिए कि वो हर डिस्काउंट पर या 1+1 स्कीम में इस तरह से वो टीडीएस कर सके, तो उसको रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना है, टीडीएस नहीं करना है। लेकिन नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बट अबोव रिलैक्सेशन। लेकिन जो ये रिलैक्सेशन है वो फ्री सैंपल के केस में लागू नहीं होता है, मतलब जो पूरी तरह से फ्री सैंपल दिए जा रहे हैं वहां पर ये बात लागू नहीं होगी। ये किस में लागू होगी? जब जैसे 10+2 मतलब 10 आइटम पे 2 आइटम हम फ्री दे रहे हैं, 1+1 1 के साथ 1 फ्री दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से हम फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हमको टीडीएस करना होता है।
देखिए, ये तो रिलैक्सेशन दिया, लेकिन अब साथ में दिस रिलैक्सेशन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द सेलर इन कनेक्शन विद इट्स सेल। वो सेल से रिलेटेड यदि और कोई बेनिफिट भी देता है इन सब के अलावा, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है और ये इसके अलावा, तो वो जो है टैक्सेबल होंगे। तो टैक्सेबल कौन कौन से होंगे, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक लिस्ट दी है उन्होंने, ये पूरी लिस्ट नहीं है। When a person give incentive other than discount and rebate और discount को छोड़कर in the form of cash or kind such as car, TV, computer, gold coin, mobile phone। अब क्या हुआ कि सेल्स के दौरान आपको कोई टीवी, जैसे कि मान लीजिए उसमें लॉटरी वगैरह का सिस्टम रखा है, उसमें आपकी खुल गई है, होता ना ये ड्रॉ सिस्टम होता है, आप इतना रखेंगे, कूपन दिए जाते हैं आपको, उसमें मान लो कि आपको कार मिल गई, टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फोन, इस तरह का कोई भी बड़ी वस्तु मिल गई है, बड़ी या छोटी से मतलब नहीं है, तो उस पे फिर आपको टीडीएस करना है। मतलब ये छूट सिर्फ क्या किस पे दी है, डिस्काउंट और रिबेट पे दी गई है। लेकिन इस तरह के यदि इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, क्योंकि इनका सेल से कोई लेना देना नहीं, ये आपको सेल बिल में नहीं, ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इस पे आपको टीडीएस करना है। When a person sponsors a trip for the recipient and his or relative upon achieving certain target, जब certain targets पूरे हो जाते हैं, उस पर कोई ट्रिप दी जाती है रिसिपेंट को, या फिर रिसिपेंट के रिलेटिव्स के लिए ट्रिप की जाती है स्पॉन्सर, तो क्या वो भी टैक्सेबल, तो वो भी टैक्सेबल होगी। When a person provide free ticket for an event, किसी इवेंट में जाने के लिए जैसे आईपीएल की टिकट दी जाती है, तो वो भी क्या है, बेनिफिट्स है, उन पर भी आपकी ये सेक्शन लागू होगी। व्हेन अ पर्सन गिव मेडिसिन सैंपल फ्री टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये जो डॉक्टर्स की बात थी, कि डॉक्टर्स को जो फ्री सैंपल दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, वो भी बेनिफिट्स है। देखते हैं आपके कई डॉक्टर्स के यहाँ एजेंट आते हैं अलग अलग कंपनी के, और वो फ्री सैंपल दे जाते हैं, ताकि डॉक्टर क्या करते हैं अपने पेशेंट को देते हैं, उसका एडवर्टाइज करने के लिए वो कंपनी भिजवाती है सैंपल, तो वो जो सैंपल दे रही है, वो सैंपल देने से पहले उस सैंपल की वैल्यू पर उनको टीडीएस भी करना होगा। तो इस तरह से ये जितने भी प्रोविजन है, वो टीडीएस जितने भी बेनिफिट्स आते हैं, उन सब पे टीडीएस करना जरूरी होता है। अच्छा, ये सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं, इस टाइप के जितने भी बेनिफिट्स है वो सब इस सेक्शन में कवर हो जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या होता है कि जैसे अभी हमने फ्री सैंपल मेडिसिन की बात की, कंपनी के द्वारा किसी हॉस्पिटल को ये फ्री सैंपल दिए जा रहे हैं मेडिसिन के, तो अब इस स्थिति में क्या होता है, एक तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल, अब वो फ्री सैंपल जो है वो यूज कौन कर रहा है, उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स जॉब कर रहे हैं, जो डॉक्टर वहां के एम्प्लॉय है, वो डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, वो फ्री सैंपल हॉस्पिटल क्या कर रहा है, वो फ्री सैंपल अपने डॉक्टर्स को दे रहा है। देखिएगा, आप समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल को ध्यान से, कि सबसे पहले मेडिसिन बनाने वाली कंपनी ने वो मेडिसिन किसको दी, कंपनी को दी, फिर वो कंपनी ने वो मेडिसिन किसको दे दी, डॉक्टर्स को दे दी, जो उन डॉक्टर्स को दी जो कि वहां पर जॉब कर रहे हैं, वो वहां के एम्प्लॉय हैं। तो ऐसी स्थिति में टीडीएस कैसे एप्लीकेबल, अच्छा ये भी हो सकता है कि वो एजेंट डायरेक्ट उन डॉक्टर्स को भी दे दे, तब भी टीडीएस कैसे होगा। तो देखिए, कंपनी दे किसके बिहाफ पे दे रही है, उस हॉस्पिटल के बिहाफ पे दे रही है, तो ये जो टीडीएस करेगी, जिस कंपनी ने मेडिसिन दी है, वो टीडीएस सेक्शन 194R में किसके ऊपर करेगी, हॉस्पिटल के ऊपर करेगी। अब हॉस्पिटल के बाद, क्योंकि वो क्या है, उनके जो डॉक्टर्स है वो उनके एम्प्लॉय है, तो टीडीएस किस पे होगा, हॉस्पिटल पे होगा। और हॉस्पिटल की थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाएगी कि उनको 20,000 अभी तक बेनिफिट दिया गया कि नहीं, तो ये टीडीएस करेगी कंपनी डॉक्टर इस पे, हॉस्पिटल पे, पहली बात। फिर अब बात आती है हॉस्पिटल वालों पे। हॉस्पिटल वालों ने क्या किया है, ये सैंपल्स किसको दे दिए हैं, डॉक्टर्स को दे दिए। तो अब डॉक्टर्स उनके क्या है, एम्प्लॉय है, तो इस स्थिति में एम्प्लॉय के केस में सेक्शन लागू नहीं होती। जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, वो सैलरी में आपने देखा हो तो सैलरी में परक्यूसिट्स जो होती है वो वैल्यू उनकी इनकम में जुड़ जाती है, और उस पर एक सैलरी पे जो टीडीएस होता है वो उसमें जुड़ जाता है। तो एम्प्लॉय है, तो हॉस्पिटल वाले उन डॉक्टर को देंगे, तो डॉक्टर को बेनिफिट दे रहे हैं, वो तो सैलरी में जुड़ जाएंगे, उनकी सैलरी के परक्यूसिट्स में जुड़ेंगे, तो वो उनको तो वो तो क्या करेंगे, उन डॉक्टर्स की सैलरी में परक्यूसिट्स में जुड़ेंगे, और वो सेक्शन 192 उनकी सैलरी का जो 192 जो है, जो टीडीएस ऑन सैलरी है, उसके अंतर्गत तो उसका टीडीएस कर लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इनका टीडीएस, और वो टीडीएस किस में, सेक्शन 192 में। और
जो हॉस्पिटल है उन्होंने सेक्शन 194 आर में जो उनका टीडीएस हुआ था वो टीडीएस अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो क्लेम कर लेंगे, वो टीडीएस उनका क्लेम कर लेंगे। और ये जो एक्सपेंसेस है, एक तो पहले तो उनको क्या है 194 आर में जो टीडीएस हुआ वो क्लेम करेंगे, वो अपना अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, कौन से हॉस्पिटल के इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लेंगे टीडीएस। और ये जो फ्री सैंपल लाए थे उसको उनको इनकम के रूप में दिखाना होगा। फिर उन्होंने वो डॉक्टर्स को दे दिए, क्योंकि वो एम्प्लॉय थे इसलिए वो क्या हो गया उनका बिजनेस एक्सपेंसेस, तो इसलिए वो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, उनको एक तरफ इनकम में दिखाएंगे, दूसरी तरफ उन्हीं मेडिसिन की वैल्यू को उनको एक्सपेंसेस के रूप में दिखाकर वो एक्सपेंसेस की छूट भी ले लेंगे। और जो उन्होंने टीडीएस दिया है, टीडीएस हुआ था उनका, वो टीडीएस का जो है वो उसकी क्लेम भी, टीडीएस भी क्लेम कर लेंगे। तो इस तरह से जो आखिरी टीडीएस जो हो रहा है, जो बाहर जो जा रहा है, वो टीडीएस का किसके ऊपर जा रहा है, उन डॉक्टर्स के ऊपर जाएगा, एम्प्लॉय के ऊपर जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल ने तो टीडीएस दिया भी सही, क्लेम भी कर लेंगे और उनको बिजनेस एक्सपेंसेस इनकम बताएंगे, इधर बिजनेस एक्सपेंसेस बताएंगे और उनका तो बराबर हो जाएगा, इधर इनकम इधर बिजनेस एक्सपेंसेस। लेकिन डॉक्टर्स के लिए क्या हो गई, वो इनकम हो गई, तो डॉक्टर को अपने रिटर्न में वो इनकम के रूप में लेना पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर एम्प्लॉय के केस में ये बात लागू होती है। लेकिन मान लीजिए कि वो जो डॉक्टर थे वो एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि वो वहां पे कंसल्टेंट के रूप में काम करते थे, तब क्या होगा, तो तब कंसल्टेंट के रूप में यदि वो काम करते थे तो ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल पे टीडीएस 194 का जो टीडीएस है वो हॉस्पिटल पे न होके जो मेडिसिन वाली कंपनी वो डायरेक्ट उन डॉक्टर्स के ऊपर जो है वो टीडीएस कर सकती है। और 194 आर का टीडीएस जो होगा डायरेक्ट, क्योंकि क्या होगा, वही हॉस्पिटल पे करे, फिर हॉस्पिटल उन प्रोफेसर डॉक्टर्स पे करे, तो ये बात तो वही होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए ये है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है अगर वो डायरेक्ट उसमें क्या हो, प्रोफेशनल की तरह आते हैं, कंसल्टेंट की तरह आते हैं, तो फिर उनके ऊपर डायरेक्ट टीडीएस किया जा सकता है 194 आर का, मतलब कंपनी डायरेक्ट डॉक्टर के ऊपर ही टीडीएस कर देगी। और वो सैंपल की वैल्यू के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 की, वो भी वो डॉक्टर वाइज ही चेक करेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 of the act shall not apply if the benefit or perquisite is being provided to a government entity। ये जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, यदि गवर्नमेंट एंटिटी जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट केयरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, तो ऐसी स्थिति में यदि गवर्नमेंट एंटिटी है तो उसके ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। चलिए, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट परक्यूसिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड। तो मेन पॉइंट है कि हमको ये तो पता चल गया कि चाहे काइंड हो, कैश हो, कुछ भी हो, हमको क्या करना है, उसके ऊपर टीडीएस करना है, लेकिन किस वैल्यू पर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू, आप यदि कोई काइंड के रूप में कोई चीज दे रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर आपको 10% टीडीएस करना है, फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसके अपवाद हैं, यानी यदि बेनिफिट या परक्यूसिट जो प्रोवाइडर है उसने वो परचेस किए थे और फिर बाद में उनको रिसिपेंट को दे दिए थे, मतलब उसने परचेस ही क्या किए थे, रिसिपेंट को देने के लिए किए थे। मतलब मान ले उन्होंने टीवी खरीदी, उनको टीवी पता था कि हमको रिसिपेंट को टीवी देना है, और टीवी देने के लिए ही उन्होंने मार्केट से वो खरीदी है। तो इस स्थिति में उन्होंने जो परचेस किया है वो परचेस प्राइस जो होगी, वो परचेस प्राइस क्या हो जाएगी, वो वैल्यू मानी। फिर वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे, वहां पे कौन सी वैल्यू लेंगे, हम परचेस प्राइस लेंगे। उस परचेस प्राइस पर हमको टीडीएस करना है। दूसरा, यदि बेनिफिट जो परक्यूसिट प्रोवाइडर है वो खुद ही मैन्युफैक्चर है और वो आइटम जो बनाता है, जैसे वो मान लो कि मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन बनाता है, वही मोबाइल फोन उन्होंने यूट्यूबर को भी दिया कि आप इसको रख लो, यूट्यूबर को दे दिया, आप रखो और आप इसका क्या करना है, आपको एडवर्टाइज करना है। और वही मोबाइल वो लोगों को भी अपने कस्टमर को भी बेचते हैं, तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है उस सामान का, परचेस करता है तो परचेस वैल्यू, ठीक है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो, तो फिर वो सामान दूसरों को भी बेचेगा, वही मोबाइल फोन उनसे यूट्यूबर को भी दिया, वही फोन वो मार्केट में बेचेगा। तो जो मार्केट में वो अपने कस्टमर को जिस वैल्यू पर बेच रहा है वो वैल्यू, उसकी वैल्यूएशन उसका वो उस वैल्यू पर टीडीएस किया जाएगा, ठीक है। या तो हमको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ती है
और यदि परचेस वैल्यू है, यदि कोई सामान परचेस किया तो हम परचेस वैल्यू लेंगे, यदि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जो सेल्स वैल्यू है उस आइटम की वो सेल वैल्यू हमको लेनी है, और ये दोनों स्थिति ना हो तो फिर हमको क्या लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टीडीएस वैल्यूएशन करना है टीडीएस के लिए। It is further clarified that GST will not be included for the purpose of valuation of benefit perquisite for TDS under section 194R of the Act। देखिए जीएसटी पर हमको टीडीएस नहीं करना है, मतलब कि जैसे ये परचेस वैल्यू आपने निकाली, परचेस वैल्यू थी 1,00,000 रुपए, इस पे जीएसटी था हमारा 18,000 रुपए, मतलब हमने टोटल वैल्यू कितनी पे करी थी, 1,18,000 रुपए। तो उस 18,000 रुपए पे हमको कुछ नहीं करना है, हमको टीडीएस के लिए कौन सी वैल्यू लेनी है, 1,00,000 रुपए लेनी है। तो जब भी हम चाहे वो फेयर मार्केट वैल्यू लें या परचेस वैल्यू लें या सेल वैल्यू लें, तीनों ही केस में हमको जो जीएसटी की अमाउंट है उस पर टीडीएस नहीं करना है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू जो होती है उस पर हमको टीडीएस करना है। मेनी टाइम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं, जैसे कि यूट्यूबर हैं या जो इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं, उनके ऊपर ये सब पे लागू होता है। इज गिवन अ product of a manufacturing company so that he can use that product and make audio video to speak about that product in social media. Is this product given to such influencer a benefit or perquisite? अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे मैंने अभी मोबाइल का बताया, मोबाइल कंपनी है वो अपने मोबाइल को क्या कर रही है, यूट्यूबर को या जो फेसबुक पे वीडियो बना रहे हैं उनको, किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दे रही है कि ये आप रख लो और इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाना है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, अगर उन्होंने कहा है कि ये आपको ही रखना है, उसको रिटर्न नहीं करना है, तो वो जो आपने मोबाइल दिया है उसको बेनिफिट मानेंगे और उसके ऊपर क्या होगा, आपको टीडीएस लेना, काटना पड़ेगा, उसका टीडीएस करना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसा है कि नहीं, आप ये मोबाइल ले लो, वीडियो बनाने के बाद आपको वापस रिटर्न करना है, तो फिर उस स्थिति में अगर आपने उसको बेनिफिट दिया ही नहीं, एक तरह से उसने तो सिर्फ वो उसका वीडियो बनाया और बेनिफिट उसका रहा ही नहीं, उसने आपने उससे वापस ले लिया, तो फिर आपको उसके ऊपर टीडीएस नहीं करना है, क्योंकि आपने उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया है। लेकिन हाँ, यदि उसको आप देते कि नहीं अब आपके ही पास रखना है, तो जैसे कार है, फ्रिज है, जो भी है आपके पास रखना है, तो फिर हम उस पर टीडीएस करेंगे। लेकिन यदि अब वो हमको रिटर्न लेना है तो हम उस पर नहीं करेंगे। जैसे कि अब बोल लेते कि जीनियस सॉफ्टवेयर वाले बोलते हैं कि हमको जीनियस सॉफ्टवेयर पे आपको वीडियो बनाना है, लेकिन हमने उसका सिर्फ डेमो वाला जो वर्जन था, जो कि सभी के लिए नॉर्मल होता है, डेमो वर्जन वो डाउनलोड करके डेमो दे दिया, उसमें सभी के लिए वो 1 महीने के लिए फ्री रहता है और उस पर उस वीडियो बना दिया, तो फिर इस स्थिति में वो तो सभी के लिए फ्री था, तो वो आपके लिए भी फ्री हुआ, तो इस स्थिति में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो फिर आपको टीडीएस नहीं करना है उसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेदर रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर इन द कोर्स ऑफ रेंडरिंग सर्विस इज बेनिफिट और परक्यूसिट। सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यदि अपनी सर्विस देने के दौरान यदि कोई एक्सपेंसेस किए जाते हैं अपने जेब से और उन एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट होता है, तो क्या वो भी बेनिफिट्स कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई कंपनी है, उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया है कि हमारे सभी एम्प्लॉय का आपको चेकअप करना है, तो अब वो डॉक्टर की सर्विस के लिए उन्होंने बुलाया, तो डॉक्टर जहां पर अपना क्लिनिक चलाता है वहां से उसको कंपनी तक जाने के लिए, वो अदर सिटी में हो या सेम सिटी में, उसको जाने के लिए उसको कुछ खर्चे एक्सपेंसेस अलग से पे करने होंगे, तो वो एक्सपेंसेस अपने जेब से पे कर देता है। पहली स्थिति तो क्या है कि उस डॉक्टर ने क्या करा, वो एक्सपेंसेस जाने आने के जो ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस थे वो अपनी जेब से पे कर दिए, तो अब उसने पे कर दिए, और तो फिर ये क्या होंगे, अगर उसने खुद नहीं पे किए हैं तो फिर वो एक्सपेंसेस डॉक्टर के लिए तो उसके बिजनेस के प्रोफेशन के एक्सपेंसेस हो गए, जो उसको फीस मिलेगी, जो वहां जा रहा है तो वो फीस मिलेगी, उसकी इनकम हो गई, और जो उसने खर्चे किए उसके एक्सपेंसेस है उसके इनकम टैक्स रिटर्न में चले जाएंगे। तो ये तो ये हो गया, उसने बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में उनको क्लेम कर लिया। लेकिन यदि मान लो कि वो एक्सपेंसेस जो थे वो सामने वाले कंपनी जिसने बुलाया था उन्होंने पे कर रीइंबर्स कर दिए, तो ऐसी स्थिति में भी क्या बेनिफिट्स, क्योंकि फिर तो ये बेनिफिट्स हो गया क्योंकि उसके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किसने पे करे, कंपनी ने, तो क्या वो बेनिफिट्स जो हैं वो भी
इसमें काउंट हो जाएंगे, उस पर टीडीएस होगा? तो नहीं होगा। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो होते हैं, रीइंबर्समेंट जो होता है, उस पे टीडीएस नहीं करना है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जैसे वो ट्रेवलिंग के जो एक्सपेंसेस हुए हैं या जो होटल के एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे बिल जो है वो उस कंपनी के नाम के ही हो। मतलब जैसे वो होटल में गया, तो यदि उसने डॉक्टर ने अपने नाम पे बिल कटवाया, तो फिर उसको अपने बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में लेना पड़ेगा। वो रीइंबर्समेंट जो मिलता है, फिर यदि उस एक्सपेंसेस का यदि रीइंबर्समेंट मिलता है, तो उसको रीइंबर्स को अपने इनकम के रूप में बताना होगा, और उस पर टीडीएस भी होगा 194 आर में, क्योंकि उसने अपने नाम से वो बिल लिया। लेकिन वो होटल का बिल यदि कंपनी के नाम से लेता है, ऐसे भी सभी रीइंबर्समेंट के केस में ऐसी स्थिति में बनती है, तो वहां पे फिर हमको बिल क्या होता है, कंपनी के नाम से ही लेना होता है। यदि वो बिल कंपनी के नाम से लेता है और रीइंबर्समेंट होते हैं, तो फिर वहां पे टीडीएस नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि यदि खुद के नाम पे बिल है, तो फिर वहां पे टीडीएस होगा। कि यदि इज देयर इज अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, इज इट बेनिफिट परक्यूसेट। कोई कंपनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन उसको डिटेल में समझाने के लिए उन्होंने अपने कस्टमर डीलर्स के लिए कॉन्फ्रेंस रखी है, तो उसमें जो जो एक्सपेंसेस किए गए, क्या वो भी बेनिफिट और परक्यूसेट्स हो जाएंगे? जी नहीं, उनको बेनिफिट्स नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो जो भी है डीलर कस्टमर को एजुकेट करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जैसे कि न्यू प्रोडक्ट बीइंग लॉन्च्ड हुआ हो, डिस्कशन एज टू हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर्स। तो ये सब कारण है कि उनको ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डीलर कस्टमर, उनको समझाने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है, न कि उनको बेनिफिट्स देने के लिए। तो फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो बेनिफिट्स के रूप में कवर नहीं होंगे। लेकिन ये जरूरी है कि हाउ एवर सच कॉन्फ्रेंस मस्ट नॉट बी इन द नेचर ऑफ इंसेंटिव बेनिफिट टू सिलेक्ट डीलर कस्टमर हु हैव अचीव पर्टिकुलर टारगेट्स। लेकिन जरूरी है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेनिफिट या इंसेंटिव के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी क्या होता है कि डीलर या कस्टमर उन्होंने पार्टिकुलर टारगेट्स अचीव किए, तो हम इसके उपलक्ष्य में रखते हैं कि इतने टारगेट पूरे हो गए हैं उनके, तो उनके लिए हम पार्टी रखते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं। तो फिर अगर ऐसी स्थिति है, तो फिर वो बेनिफिट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ क्या है, उनको समझाने के लिए है, तो फिर वहां पर वो बेनिफिट्स नहीं होंगे। Next point, Section 194R provides that if the benefit perquisite is in kind or partially in kind and the cash is not sufficient to meet TDS, then the person responsible for providing such benefit is required to ensure that tax required to be deducted is paid in respect of the benefitor. जैसे जो व्यक्ति बेनिफिट या परक्यूसिट दे रहा है, शुरू में मैंने बताया था ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेनिफिट देने वाले की है। कि यदि वो बेनिफिट दे रहा है और मान लीजिए कि उसने कुछ तो जो बेनिफिट दिया वो काइंड में है, कुछ कैश में, मतलब हमारे पास कैश सफिशिएंट नहीं है टीडीएस के लिए, तो उस स्थिति में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोवाइडर की, बेनिफिट प्रोवाइडर की ही है कि आपको ये उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में दो स्थिति बनेगी। देखिए कि एक तो ये कि जो बेनिफिट दे रहा है वो टीडीएस करेगा, या फिर जो बेनिफिट ले रहा है वो टीडीएस करेगा। हालांकि पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की, उसको चेक करना होगा कि क्या बेनिफिट देने से पहले क्या उससे सामने वाले व्यक्ति ने, जो बेनिफिट ले रहा है, उस व्यक्ति ने टीडीएस की जो अमाउंट थी वो एक एज ए एडवांस टैक्स जमा करवा दी। देखिए अभी तक तो हम यही बात कर रहे हैं कि प्रोवाइडर वो टीडीएस करे, लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है कि हमने काइंड के रूप में दिया है या कैश, कुछ कैश है कुछ काइंड है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि उसको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मान लो वैल्यू कोई कार दी उसने, वैल्यू उसकी 5 लाख रुपए, उस पर टीडीएस कितना बन रहा है 10% की रेट से 50,000 रुपए। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको बेनिफिट देने से पहले, वो कार देने से पहले साम जो रिसिपेंट है उससे यह कंफर्म करना होगा कि उसने क्या करा, ये 50,000 रुपए का जो टीडीएस है वो एज ए एडवांस टैक्स, सामने वाले के लिए तो टीडीएस नहीं होगा वो, अगर वो जमा कराएगा तो रिसिपेंट क्या करेगा, उसको एक एडवांस टैक्स के रूप में वो 50,000 रुपए जो है चालान के रूप में जमा करा देगा, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा कि मैंने ये टीडीएस जमा करवा दिया है, और उस एडवांस टैक्स पेमेंट की जो चालान है वो चालान की कॉपी जो है अपने प्रोवाइडर को दे देगा, बेनिफिट प्रोवाइडर। उसके बाद उस प्रोवाइडर के द्वारा वो बेनिफिट उसको दिया जाएगा। मतलब पहले उसको बेनिफिट देने से पहले उसको श्योर होना पड़ेगा कि हाँ ये टीडीएस की रकम गवर्नमेंट अकाउंट में पहुंच गई है। और यदि सामने वाला टीडीएस देता है तो वो टीडीएस ना करके वो उसके लिए क्या होगा, वो एडवांस टैक्स, उसको एक एडवांस टैक्स के रूप में वो
टीडीएस जमा, वो अमाउंट टैक्स के रूप में, एडवांस टैक्स के रूप में जमा करवानी है। ठीक है, फिर वो चालान की कॉपी देगा, उसके बाद फिर वो जो है प्रोवाइडर वो अपना बेनिफिट उसको देगा। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जैसे 5 लाख रुपए की कार दी, अब 5 लाख रुपए की कार दी, उस पर 50,000 रुपए का टीडीएस है, लेकिन अब आप रिसिपेंट से हो, टीडीएस नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कार भी दे रहे हो, टीडीएस भी। अब टीडीएस तो आपको जमा कराना जरूरी है, तो टीडीएस भी आप खुद जमा कर रहे हैं, तो इसमें 50,000 रुपए टीडीएस वो जमा खुद कंपनी जमा करती, तो इसी स्थिति में आपको 50,000 रुपए की आप खुद भी, मतलब खुद मतलब जो सर्विस जो बेनिफिट दे रहा है वो 50,000 भी अपनी जेब से दे रहा है। तो वो अगर अपनी जेब से दे रहा है, तो आप अगर उसका टीडीएस जमा करवा रहे हो, उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हो, जमा करवा रहे हो, तो फिर ये जो टीडीएस की अमाउंट है वो भी तो फिर बेनिफिट हो गई है। आप समझे, एक तो 5 लाख की कार दी आपने, वो बेनिफिट हुआ, एक उस 5 लाख के ऊपर अब जो 50,000 का टीडीएस करना था वो भी बेनिफिट हुआ, तो इस तरह से टीडीएस भी बेनिफिट हुआ, तो उस पर भी आपको टीडीएस, फिर उसको टीडीएस करना पड़ेगा, मतलब जो 50,000 टीडीएस की अमाउंट है उस पर हमको फिर टीडीएस करना है, तो मतलब तो इसकी वैल्यू हमको, अब हमको जो, अगर आपका ये है कि हमको खुद को ही वो टीडीएस अपनी जेब से देना है, तो फिर आपको ये लिए जो ये 5 लाख रुपए की कार है वो आपके लिए 90% के इक्वल है, यानी कि 5 लाख को आपको 90 से डिवाइड करके उसका 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका 10% जो टीडीएस अमाउंट है वो आएगी, वो और बनेगी वो 55,556 रुपए। देखिए, अगर वो रिसिपेंट द्वारा टीडीएस दिया जाता है तो 50,000 रुपए है, लेकिन यदि प्रोवाइडर के द्वारा टीडीएस जमा किया जाता है तो वो अमाउंट हो जाएगी, उसको जो टीडीएस जमा करवाना है वो 55,556 रुपए करवाना है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 लाख रुपए का 10% 50,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए दिया, वो टीडीएस फिर बेनिफिट हो गया, तो उस पर भी टीडीएस, फिर उसके ऊपर जो टीडीएस हुआ वो भी बेनिफिट, तो ऐसे करके जो अमाउंट जो है वो हमारी कितनी, इक्विलेंट टू 90% है, तो हमको ये 5 लाख को 90% पे लेके 10% उसका टीडीएस की अमाउंट निकालनी है। तो इस तरह से, इस कैलकुलेशन से आपको टीडीएस की अमाउंट निकाल के आपको जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको टीडीएस करना है। या फिर यदि कैश में अगर आप दे रहे हैं, कैश में ही यदि आपका पूरे जो अमाउंट है वो कैश में है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए देना है सामने वाले को, तो आप वो 1 लाख रुपए में से आप 10,000 रुपए टीडीएस काटोगे और बाकी ये रुपए आप उसको दे दोगे। आपको जितना भी टीडीएस बनता है वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, आप बाकी अमाउंट उसको दे दोगे 10% टीडीएस करके, तो नॉर्मल है, कैश है। लेकिन ये स्थिति कब बनेगी, जब अगर आप टीडीएस डिडक्ट करके दे रहे हो, तब तो नॉर्मली आपको 10%, जैसे 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए की चीज, 1 लाख रुपए दिए तो उस 1 लाख रुपए में से 10% आपने डिडक्ट किए, बाकी 10,000 रुपए टीडीएस जमा किया, 90,000 रुपए आपने बेनिफिट के उसको दे दिए, ये काम हो गया। लेकिन यदि आप टीडीएस भी अपनी जेब से दे रहे हैं, मतलब आप उस 1 लाख रुपए के ऊपर जो टीडीएस है वो भी खुद देंगे, तो फिर आपको इस तरह से टीडीएस निकालना है, चाहे वो काइंड के रूप में हो या कुछ भी हो। अगर आपको टीडीएस भी खुद अपनी जेब से दे रहे हैं, तो आपको उसको 90% पे, उस वैल्यू को 90% पे लेके आपको 10% टीडीएस निकालना है। तो ये दोनों ऑप्शन है, एक तो रिसिपेंट भी पे कर सकता है या प्रोवाइडर भी टीडीएस अपनी जेब से पे कर सकता है। दोनों स्थिति में क्या है, अमाउंट अलग अलग हो जाएगी। अब वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे ये वाला जो ईयर है वो 1 जुलाई 2022 से लागू हुआ है। अब हमने बात कर ली कि हमको 20,000 रुपए की लिमिट देखनी है, तो वो कैसे लागू होगी। तो देखिए, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक यदि आपने जो बेनिफिट दिया है उसकी वैल्यू प्लस करेंगे, उसके बाद फिर 1 जुलाई से लेके फिर वैल्यू प्लस होती जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 जून से, मैंने कहा था कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 की, वो काउंट करने के लिए हमको कहां से चेक करना है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक मान लीजिए कि 18,000 रुपए का बेनिफिट हम दे चुके, तो वो 18,000 रुपए भी हम काउंट करेंगे। फिर अभी जुलाई में हमने क्या करा, 2,000 रुपए का, सॉरी 3,000 रुपए का बेनिफिट और दे दिया, तो आप कितने हो गए, 21,000 रुपए हो गए। तो हमारी लिमिट क्रॉस हो गई। लिमिट के लिए हमको जो 30 जून तक के 18,000 रुपए दिए थे, बेनिफिट था, वो भी कवर किया हमने, प्लस अभी 3,000 रुपए दिए, हमारी लिमिट क्रॉस हो गई। अगर 20,000 तक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। मान लो कि हमने 2,000 रुपए का बेनिफिट जुलाई में और दिया, तो 18 और 20, तो 18 और 2 20 हुए, तो ये 20,000 रुपए पे हमको कोई टीडीएस नहीं करना है। लेकिन हमने
3,000 रुपए जुलाई में दे दिए तो अब 21,000 रुपए हो गए, तो 21,000 रुपए पूरे 21,000 पूरी अमाउंट पे हमको क्या करना है, अब 10% से हमको टीडीएस डिडक्ट करके उस अमाउंट को देना है। ठीक है, मतलब कि थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए आपको 1 अप्रैल से ही काउंट, 1 अप्रैल 2022 से काउंट करना है। जो 3 महीने हैं इनका भी बेनिफिट आपको काउंट करना है, काहे के लिए, थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करने के लिए। जैसे मान लो अप्रैल मई जून में आपने 40,000 रुपए का बेनिफिट दे दिया। ध्यान रखिए कितने का बेनिफिट आपने, 40,000 रुपए का दे दिया। अब आप 10,000 रुपए का बेनिफिट जुलाई में दे रहे, तो अब आपका टोटल 50,000 रुपए का। जो 20,000 की लिमिट थी वो ऑलरेडी आपने 30 जून तक क्रॉस हो गई, 40,000 रुपए में क्रॉस हो गई 20,000 रुपए लिमिट। तो अब थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए आपको थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों देखनी है कि आपको टीडीएस करना है नहीं करना, तो आपके लिए ये तय हो गया कि अब हमको टीडीएस तो करना है, क्योंकि हमारी 20,000 लिमिट जो थी वो ऑलरेडी 30 जून तक ही क्रॉस हो चुकी है। तो अब तो हमारे 50,000 पे आ गए हम लोग, पहले 40,000 और अभी 10,000, 50,000 रुपए हो गए। तो अब हमको टीडीएस करना। पर अब बात आती है कि अमाउंट किस पे टीडीएस, लेकिन चूंकि ये प्रोविजन कब तक लागू थे, 30 जून तक लागू नहीं थे, तो वो जो 40,000 रुपए में से 20,000 रुपए तो थ्रेशोल्ड थी, तो जो 40,000 रुपए थे उस पे हम टीडीएस नहीं, उसको सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए काउंट करेंगे। यानी कि अब जुलाई में जो हमको टीडीएस करना है वो हम 10,000 रुपए पर ही टीडीएस करेंगे, पूरे 50,000 पे टीडीएस नहीं करना है। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट काउंट करने के लिए वो 40,000 हमने इंक्लूड कर ली कि हाँ इसकी हमको देखना है कि 20,000 रुपए का बेनिफिट हुआ कि नहीं, तब फिर हमको ये काउंट करना है। नहीं तो लेकिन टीडीएस काटना है, मतलब भले 30 जून तक आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है, 30 जून तक आपने 1 लाख का पेमेंट कर दिया, लेकिन हाँ हम ये देखेंगे 20,000 हो गए, मतलब जुलाई में आप पर जुलाई से लेके आप जितना भी आप बेनिफिट देंगे उसके ऊपर आपको टीडीएस करना है। लेकिन जून तक जो 1 लाख रुपए आपने दिए हैं उस पे आपको टीडीएस नहीं करना है। मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें। वो जून तक का पेमेंट हमको थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए देखना है, लेकिन उस पे टीडीएस, उस अमाउंट पे टीडीएस हम नहीं कर सकते हैं जो कि 30 जून तक टीडीएस हुआ है। तो फ्रेंड्स ये सारी जो सर्कुलर आया था जिसमें कि उन्होंने जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में, इससे आपको सेक्शन 194R क्लियरली समझ में आ गई होगी।